अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। बानो बेहद परेशान थी। उन घनी झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान भटकते हुए उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। अब अंधेरा फैलने लगा था। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। उन झाड़ियों के दरमियान से गुजरते हुए उसके हाथ पैर और चेहरे पर जगह जगह खराशें नमूदार हो चुकी थी और कांटों में उलझने से कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। लेकिन उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। उसके जहन पर सिर्फ उस वक्त एक ही धुन सवार थी। उसे अपने नन्हे बेटे असगर को ढूंढना था, जो चलते चलते शरारत से बानो का हाथ छुड़ाकर उस तरफ निकल आया था। बानो बर्क रफ्तारी से उसके पीछे लपकी थी, लेकिन आन की आन में ना जाने असगर कहाँ गायब हो गया था। जूं जूं बानो आगे बढ़ती गई, रास्ता मजीद पेचीदा और सुनसान होता चला गया। वो इन रास्तों पर इतना घूमी थी कि अब उसे ये याद भी नहीं रहा था कि वो किस रास्ते से आई थी और अब वापस किस रास्ते से जाएगी। वो इधर उधर देखती आगे बढ़ती चली जा रही थी और साथ साथ असगर को आवाज़ें भी देती जा रही थी। अचानक जैसे ही एक झाड़ी पर बानो का पैर पड़ा, झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज़ के साथ तेज फुंकार की आवाज़ सुनाई दी। बानो बेख्तियार उछलकर एक तरफ हो गई। उस लम्हे झाड़ियों में से एक लंबा और मोटा सिया रंग का सांप निकला और तेजी से रेंगता हुआ दूसरी तरफ झाड़ियों में गायब हो गया। बानो ये देखकर मजीद घबरा गई। उसका कमसिन बेटा असगर उन्हीं मूजी जानवरों के दरमियान यहीं कहीं मौजूद था और वो उसे तलाश नहीं कर पा रही थी। असगर, बेटा कहाँ है तू? बानो ने एक बार फिर पूरी कुव्वत से आवाज लगाई। इस बार कहीं करीब से ही असगर के रोने की आवाज आई। असगर के रोने की आवाज सुनकर बानो तड़प गई। वो तेजी से उस सिमत लपकी जहां से असगर के रोने की आवाज आ रही थी। असगर, क्या हुआ मेरे लाल को? कहाँ है तू? बेटा मुझसे बात तो कर। बानो ने दीवानों की तरह चीखते हुए कहा। माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ, मैं यहाँ हूँ। जवाब में असगर की रोती हुई आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में शदीद खौफ मौजूद था। बेटे की पुकार सुनकर बानो झाड़ियों और कांटों की परवाह किए बगैर गिरती पड़ती और झाड़ियों के दरमियान से गुजरती उस तरफ भागी जहाँ से असगर की आवाज़ आ रही थी। जो ही वो उस झाड़ियों के झुंड से बाहर निकली, बेख्तियार ठिठक कर रुक गई। ये जंगल के दरमियान एक छोटा सा हमवार और खुला अहाता था। इस अहाते के दरमियान असगर एक बड़ी सी सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ पड़ा था। ये चादर इस तरह सख्ती से असगर के जिस्म पर लिपटी हुई थी कि उसके लिए हिलना तक मुमकिन नहीं था। ऊपर से सफ़ेद चादर पर सर से पैर तक कपड़े की पट्टियां रस्सी की तरह बंधी हुई थी। उस चादर में सिर्फ असगर का जर्द और खौफजदा चेहरा नजर आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे किसी ने असगर को सर से पैर तक कफन में लपेट दिया हो। हाय, मैं मर गई। बानो ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए तड़प कर कहा। माँ, मुझे बचा लो माँ। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। असगर ने माँ को देखकर रोते हुए कहा। मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे। ये तुझे क्या हो गया? ये किसने किया तेरे साथ? आजा घर चले। बानो ने बेताबी से कहते हुए आगे कदम बढ़ाया। अभी उसका पैर उठा ही था कि अचानक एक तरफ की झाड़ी में से एक खौफनाक जिसामत का कुत्ता गुर्राता हुआ बाहर निकल आया। उसकी जिसामत किसी गधे से कम नहीं थी और उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे बानो का असगर की तरफ बढ़ना उसे पसंद न आया हो। बानो उस कुत्ते के तेवर देखकर ठिठक कर रुक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये कुत्ता अचानक कहाँ से निकल आया। बानो के रुकने के बाद उस कुत्ते ने भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता वो अपनी जगह खड़ा उसी तरह गुर्रा रहा था। माँ, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा, मुझे बचा लो। असगर ने खौफ से लरसती हुई आवाज में बानो से फरियाद की। नहीं बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बानो ने तड़प कर कहा और लपक कर दूसरी तरफ से असगर की सिमत बढ़ना चाहा। कुत्ता बुरी तरह भौंका और इससे पहले कि बानो असगर तक पहुंचती, कुत्ते ने लपक कर असगर की गर्दन में अपने खौफनाक नोकीले दांत पेवस्त करके
اسے بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ اصغر کی دردناک چیخ فضا میں بلند ہوئی اور ساتھ ہی بانو کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر آری چلا دی ہو۔ اصغر، میرے بچے! اس نے بے اختیار ایک چیخ ماری اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بانو؟ کیا پھر کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ نواز جو برابر میں بے سود پڑا سو رہا تھا بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے میرے بچے کو مار دیا نواز، میرے بچے کو بچا لے نواز، وہ کتا اسے کھا جائے گا، میرا بچہ رو رہا تھا، کچھ کر نواز، کچھ کر۔ بانو نے ہذیانی کیفیت میں نواز کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہوش میں آ بانو، کچھ نہیں ہوا، تو نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے۔ نواز نے اسے کندھوں سے تھام کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نواز، میں نے خود دیکھا ہے، وہ کسی اجاڑ سی جگہ پر کفن میں لپٹا پڑا ہے اور ایک بہت ہی خوفناک کتا اسے کھانے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے میرے بچے کے پاس لے چلو۔ بانو نے اسی طرح لاشعوری کیفیت میں ایک ہی گردان کرتے ہوئے کہا۔ ہمارا اصغر مر چکا ہے بانو، 6 ماہ کی عمر میں ہی وہ ہم سے بچھڑ گیا تھا، اب تو اس کے سویم کو بھی 1 ہفتہ گزرنے والا ہے۔ نواز نے کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اس بار قدرے بلند آواز میں سختی سے کہا۔ نواز کی آواز سن کر بانو اچانک ساکت ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے نواز کو دیکھنے لگی۔ تو کب سمجھے گی بانو، ہمارا اصغر ہم سے بہت دور جا چکا ہے۔ ہر روز تو خواب میں اصغر کو دیکھتی ہے اور اٹھ کر رونے لگتی ہے، اب تو صبر کرنا سیکھ لے۔ نواز نے اس بار بجھے ہوئے لہجے میں کہا تو بانو کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ میں کیا کروں نواز، میرا دل نہیں مانتا۔ اس نے نواز کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے بار بار ایسا لگتا ہے کہ میرا بچہ کسی مشکل میں ہے اور مجھے بلا رہا ہے، جیسے وہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہو۔ ایک ماں کا دل جھوٹ نہیں بول سکتا، کچھ کر نواز، کچھ کر۔ بانو نے روتے ہوئے کہا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نیک بخت، اب بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ نواز نے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ بانو کچھ دیر خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی، پھر اچانک جیسے کوئی خیال آنے پر اس نے نواز سے کہا۔ اچھا سن، میں اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا تو کر سکتی ہوں۔ مجھے قبرستان لے چل نواز، ایک بار بس اس کی قبر پر جا کر دعا کر لوں گی تو شاید میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ یہ سن کر نواز چونک پڑا۔ دیکھ بانو، عورتوں کا قبرستان جانا مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تو گھر میں رہ کر اپنے بچے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کر لے، تیری تسلی کے لیے میں قبرستان جا کر فاتحہ خوانی کراؤں گا۔ نواز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بانو سے کہا۔ دل تو نہیں مانتا نواز، لیکن تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے ابا مرحوم بھی عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا کرتے تھے۔ بانو نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بس تو پھر کل قرآن خوانی کا بندوبست کر لیتے ہیں، ویسے بھی کل جمعہ ہے، میں جمعے کی نماز سے پہلے گھر آ جاؤں گا، نماز پڑھ کر قبرستان جاؤں گا، واپسی میں گھر آ کر 1 سپارہ میں بھی پڑھ لوں گا، نواز نے حتمی لہجے میں کہا اور گھڑی کی جانب دیکھا۔ 5:15 بج رہے تھے، سونے کا تو اب کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا تھا۔ نواز نے ایک گہری سانس لے کر ٹانگوں سے چادر ہٹائی اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ بانو کچھ دیر خاموش بیٹھی آنسو بہاتی رہی، پھر وہ بھی جیسے تیسے خود پر قابو پا کر اٹھی اور باورچی خانے کی طرف چل پڑی تاکہ نواز کے لیے ناشتہ بنا سکے۔ نواز ایک فیکٹری میں ملازم تھا اور عموماً صبح سویرے کام پر نکل جاتا تھا۔ نواز کے جانے کے بعد بھی بانو کافی دیر تک بیٹھی اپنے نوزائیدہ مرحوم بچے کو یاد کر کے روتی رہی، جو پچھلے ہفتے ڈبل نمونیا ہو جانے کی وجہ سے 6 ماہ کی عمر میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں اسے بار بار خواب میں روتا اور خوف سے مدد کے لیے پکارتا نظر آتا تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر بھی اس کا دل نہ مانا تو وہ وضو کر کے قرآن پاک پڑھنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچے کی قبر پر جا کر ایک بار فاتحہ پڑھ لے، لیکن نواز کے منع کرنے کے بعد وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اب اسے کل کے دن کا انتظار تھا کہ شاید قرآن خوانی اور فاتحہ کرنے سے اس کے دل کو کچھ آرام آ سکے۔ سب انسپیکٹر فضل دین جب اپنے 3 سپاہیوں کے ہمراہ قبرستان میں داخل ہوا تو اسے دور سے ہی لوگوں کی بھیڑ نظر آ گئی۔
वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ लोगों के करीब पहुंचा। लो, पुलिस आ गई, मजमे में से किसी ने कहा था। पुलिस का नाम सुनते ही मजमे में हलचल के आसार नजर आने लगे। यहां से किसने पुलिस स्टेशन फोन किया था? फजलदीन ने आगे बढ़कर सख्त लहजे में पूछा। फोन मैंने किया था जनाब, मजमे में से एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा। फजलदीन ने गहरी नजरों से उस शख्स का जायजा लिया। ये एक उधेड़ उम्र शख्स था जो हुलिये से महज़्ज़ब और पढ़ा लिखा नजर आता था। क्या बात है, मसला क्या हुआ है, और आप कौन हैं? अपना तारुफ कराएं। फजलदीन ने पुलिस वालों के रिवायती अंदाज में पूछा। मेरा नाम साबिर हुसैन है और मैं इलाके का काउंसलर हूं। आपके एसएचओ साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। साबिर हुसैन ने फजलदीन के अंदाज से मुतासिर हुए बगैर मुतमईन लहजे में कहा, और मसला बताने का नहीं, दिखाने का है जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। यह कहकर साबिर हुसैन एक तरफ बढ़ गया। फजलदीन भी कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसके पीछे हो लिया। लोगों की भीड़ को चीरकर जब वो आगे बढ़े तो फजलदीन की नज़र एक छोटी सी खुली हुई कब्र पर पड़ी, जिसके किनारे एक आदमी निढाल बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मायूसी और गम के तासुरात मौजूद थे। पास ही कुछ लोग एक दुबले पतले से बूढ़े आदमी को घेरे खड़े थे, जो हुलिये से गोरकन दिखाई देता था। उस वक्त उसके चेहरे पर सख्त परेशानी के आसार मौजूद थे। सूरत हाल कुछ कुछ फजलदीन की समझ में आने लगी थी। इस आदमी का नाम नवाज है और ये इस इलाके का पुराना रिहायशी है। साबिर हुसैन ने कब्र के किनारे बैठे नवाज की तरफ इशारा करते हुए कहा। कोई 8-10 दिन पहले इसका कमसिन बेटा फौत हो गया था। हम सभी उसके जनाजे में शरीक हुए थे। आज जब ये अपने बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया तो यह कब्र खुदी हुई थी और खाली पड़ी थी। जब इसने गोरकन से पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। फिर इसके साथ मौजूद मोहल्लेदारों ने मुझे खबर दी। मैं इलाके के कुछ जिम्मेदार अफराद के साथ यहाँ आया तो देखा कि मामला वाकई गड़बड़ है, और फिर मैंने फ़ोन करके आप लोगों को इत्तला दी। अब ये काम आपका है कि आप किस तरह इस मजलूम बाप को इंसाफ दिलाते हैं। साबिर हुसैन ने तफसील बताते हुए कहा। सारी बात सुनने के बाद फजलदीन की नज़र सबसे पहले गोरकन की तरफ गई। ये तो सीधा मामला है, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। फजलदीन ने सख्त लहजे में गोरकन से मुखातिब होकर कहा। ये क्या कह रहे हैं सरकार, मैं भला किसी मुर्दे को क्यों निकालूंगा? गोरकन ने लरसते हुए कहा। ओए, हमें सब पता है, ये तुम लोगों का पुराना धंधा है। तुम लोग मुर्दों के जिस्मानी अज़ा निकाल कर फरोख्त करते हो। सीधी तरह बता दो तुमने इसके बच्चे की लाश के साथ क्या सुलूक किया है, वरना थाने ले जाकर वो छितरोल करूंगा कि अगले पिछले सारे जुर्म याद आ जाएंगे। फजलदीन ने कीनातोज नज़रों से गोरकन को घूरते हुए कहा। सरकार, मेरा यकीन करें, मैं गरीब आदमी हूं, मैंने कभी ऐसे गलत काम के बारे में सोचा तक नहीं। गोरकन ने खौफ से थर थर कांपते हुए कहा। ओए, तो फिर उस बच्चे की लाश के अपने आप उठकर कब्र से चली गई? गोरकन के पीछे खड़े सिपाही ने उसकी गुद्दी पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। गोरकन अचानक ज़र्ब की ताब न लाकर मुंह के बल गिरते गिरते बचा। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं साहब, वैसे तो रात को जंगली कुत्ते भी यहाँ निकलते हैं। पहले भी एक आध बार ऐसा हुआ है कि कुत्तों ने बच्चों की कब्रें खोदकर लाशें निकाल ली और घसीटते हुए कहीं दूर झाड़ियों में ले गए। हो सकता है उस बच्चे की कब्र के साथ भी यही हुआ हो। गोरकन ने घुटनों के बल बैठे बैठे हाथ जोड़कर मुल्तजियाना अंदाज में कहा। बकवास बंद कर। कब्र पर मिट्टी डालने से पहले सीमेंट के तख्ते रखे जाते हैं और मिट्टी गारे से उसे मजबूती से बंद किया जाता है। तूने हमें क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है? एक और सिपाही ने फुंकारते हुए कहा। नहीं सरकार, कमसिन बच्चों की कब्रों के साथ अमूमन ऐसा नहीं होता। चूंकि बच्चे की कब्र बहुत छोटी होती है, इसलिए उस पर तख्ते नहीं रखे जाते, ना ही बच्चों की कब्रों को गहरा खोदा जाता है। इसलिए जंगली कुत्ते आसानी से कब्रें खोद लेते हैं। आप बेशक किसी से भी पूछ लें साहब। गोरकन ने मुमकिना हद तक अपना दिफा करते हुए कहा। फजलदीन ने सवालिया नज़रों से मजमे की तरफ देखा तो उसे कई लोगों के सर असबात में हिलते नजर आए। ये झूठ बोलता है, इसने मेरे बच्चे की लाश कब्र से निकाली है। नवाज, जो काफ़ी देर से मायूस व मलूल कब्र के किनारे बैठा था, अचानक चीखता हुआ उठा और गोरकन से गुत्थम गुत्था हो गया। जब तक किसी को कोई बात समझ में आती, नवाज गोरकन को 2-3 हाथ जड़ चुका था। उसके बाद जैसे ही सिपाहियों को सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ, उन्होंने आगे बढ़कर नवाज को ज़बरदस्ती गोरकन से अलहदा किया। नवाज बेहद बिफरा हुआ था। साबिर हुसैन भी आगे बढ़ा
اور नवाज को समझाने की कोशिश करने लगा। फजल दीन कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। फिर उसने हवालदार को इशारा किया, नबी बख्श, एक सिपाही और गोरकन को साथ लो और कब्रिस्तान और आसपास के इलाके को अच्छी तरह छान फटक करो। अगर वाकई ये किसी आवारा जानवर का काम है तो कहीं ना कहीं लाश की बाकियात जरूर मौजूद होंगी। नबी बख्श ने इस बात में सर हिलाया और एक सिपाही और गोरकन को साथ लेकर आगे बढ़ गया। ये देखकर मजमे में से कुछ जज्बाती नौजवान भी आगे बढ़े और रजाकाराना तौर पर नबी बख्श के साथ हो लिए। तुम्हें अपना बयान और रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए हमारे साथ थाने चलना होगा। नबी बख्श के जाने के बाद फजल दीन ने नवाज से मुखातिब होकर कहा, मुझे इंसाफ चाहिए साहब, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। नवाज ने बुझे हुए लहजे में कहा। फजल दीन उसकी बात का जवाब देने की बजाय गहरी नज़रों से इधर उधर का जायजा लेने लगा। मजमे के लोग अब आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो गए थे। हवालदार नबी बख्श की वापसी तकरीबन 2 घंटे के बाद हुई। इस दौरान फजल दीन ने गोरकन की झोंपड़ी और उसके सामान की अच्छी तरह तलाशी ले ली थी, लेकिन कोई काबिले जिक्र चीज़ बरामद न हो सकी थी। नबी बख्श भी नाकाम लौटा था। मायूसी और थकन उसके चेहरे से आया थी। फजल दीन गोरकन और नवाज को साथ लेकर बाकी सिपाहियों के हमरा थाने रवाना हो गया। थाने पहुंचकर उसने सारी कार्रवाई की रिपोर्ट एसएचओ असलम मलिक के सामने पेश की। सारी रिपोर्ट सुनने के बाद असलम मलिक ने नवाज को बुलवाया। नवाज ने असगर की वफात से लेकर बानों के ख्वाब और खाली कब्र तक सारा माजरा कह सुनाया। नवाज को भेजने के बाद असलम मलिक ने गोरकन को बुलवाया और उसकी कथा सुनी। गोरकन के जाने के बाद एसएचओ असलम मलिक गहरी सोच में डूब गया। क्या सोच रहे हैं सर? फजल दीन ने मुदबाना लहजे में पूछा। मुझे सारी कार्रवाई के पीछे कोई और ही हाथ नजर आता है। गोरकन बेकसूर मालूम होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? असलम ने सूरत हाल का तज्जिया करते हुए कहा, सर जी, गोरकन ड्रामा कर रहा है। आप तफ्तीश की इजाज़त तो दें, अभी यही गोरकन अपने मुंह से एतराफ़ करेगा। फजल दीन ने तेज़ लहजे में कहा। ठीक है, लेकिन बिला वजह सख्ती मत करना। बाकायदा तफ्तीश अदालती रिमांड के बाद ही हो सकती है। मुझे शाम तक रिपोर्ट दो ताकि उसके बाद कोई लाहे अमल तरतीब दिया जा सके। असलम मलिक ने संजीदा लहजे में कहा। बिल्कुल ठीक जनाब। फजल दीन ने एड़ियाँ बजाकर सैल्यूट करते हुए कहा और मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। शाम में आकर फजल दीन ने असलम मलिक को बताया कि उन्होंने गोरकन को हर तरह से डरा धमका के देख लिया है, लेकिन वो अपने सेहत जुर्म से इनकारी है। ज़्यादा करीने कयास यही है कि वो इस मामले में मुलविस नहीं है। ये सुनकर असलम मलिक कुछ देर तक बैठा सोचता रहा। फिर उसने फजल दीन से कहा, अच्छा एक काम करो, गोरकन को छोड़ दो और अपना एक सिपाही सादा लिबास में गोरकन के साथ कर दो। हमारा आदमी गोरकन के मददगार के भेस में कब्रिस्तान में ही रहेगा, ताकि अगर फिर कोई ऐसी वारदात हो तो हमें वक्त पर खबर हो सके। अलबत्ता गोरकन को अच्छी तरह समझा देना कि इस बारे में उसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए। मुझे शक पड़ता है कि ये काम किसी ऐसे गिरोह का है जो मुर्दे निकाल कर उनके आज़ा फरोख्त करते हैं। हो ना हो वो दोबारा ज़रूर आएंगे। अपने अहलकार को हिदायत कर दो कि अगर कोई मुश्तबा शख्स या अफराद कब्रिस्तान में कुछ करते नजर आए तो उसी वक्त कुछ करने की बजाय खामोशी से उनका पीछा करे और उनका पता ठिकाना देखने के बाद फ़ौरन थाने आकर खबर करे। असलम मलिक ने तफसीली हिदायत जारी करते हुए कहा, जैसा आपका हुक्म जनाब, लेकिन मेरी एक तजवीज़ है, अगर आप सुन लें तो। फजल दीन ने मुदबाना लहजे में कहा, कैसी तजवीज़? खुलकर बात करो। असलम मलिक ने चौंकते हुए कहा, मनसूबाबंदी तो आपकी शानदार है, बस मैं ये चाह रहा था कि अगर एक की बजाय 2 आदमी तैनात कर दिए जाएं तो नज़र रखने में आसानी रहेगी। एक आदमी गोरकन का मददगार बना रहे और दूसरा किसी फ़कीर के रूप में कब्रिस्तान के किसी कोने में डेरा जमा ले, वरना एक आदमी खाने पीने और सोने वगैरह के औकात में निगरानी से चूक सकता है। फजल दीन ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, काम आपकी मंशा के ऐन मुताबिक होगा। फजल दीन ने सैल्यूट करते हुए कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। तकरीबन 20 मिनट बाद निगरानी करने वाले एक अहलकार ने आकर इत्तला दी कि गुज़िश्ता रात एक शख्स ने आकर ताज़ा दफनाए गए मुर्दे को कब्र खोद कर निकाला और पुश्त पर लाद कर एक मकान में ले गया। यह शख्स निहायत होशियारी और चालाकी से मुर्दे को निकाल कर ले जा रहा था। निगरानी करने वाले अहलकार की नज़र भी
उस पर उस वक्त पड़ी जब वो कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था। बाहर जाने के लिए भी उसने कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे की बजाय कब्रिस्तान की पिछली सिमत मौजूद दीवार के एक टूटे हुए हिस्से का इंतखाब किया था। ये इत्तला मिलते ही असलम मलिक ने छापामार पार्टी तैयार की और निगरानी करने वाले अहलकार को लेकर मतलूबा मकान की तरफ रवाना हो गया। यह मकान कब्रिस्तान से कुछ दूर एक कच्ची आबादी में वाक़ था। पुलिस अहलकारों ने मतलूबा जगह पर पहुंचकर चारों तरफ से मकान को घेरे में ले लिया। फजलदीन ने आगे बढ़कर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कौन है? कुछ देर बाद अंदर से किसी ने पूछा। दरवाज़ा खोलो, बाहर पुलिस मौजूद है, फजलदीन ने सख्त लहजे में कहा। फजलदीन की आवाज़ सुनते ही अंदर से दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो भाग रहा है सर, फजलदीन ने बुलंद आवाज़ में कहा। दरवाज़ा तोड़ दो, असलम मलिक ने तहमकाना लहजे में कहा। दो अहलकार आगे बढ़े और दरवाजे पर राइफल से ज़रब लगाने लगे। लकड़ी का कमज़ोर सा दरवाज़ा चंद ही ज़रबों में टूटकर अंदर जा गिरा। दरवाज़ा टूटते ही पुलिस अहलकार तेज़ी से अंदर दाखिल हुए। ये 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था, जिसके दरमियान में एक छोटा सा सहन भी मौजूद था। सहन में दाखिल होते ही फजलदीन की नज़र उस आदमी पर पड़ी जो सहन की पिछली दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पकड़ लो इसे, जाने ना पाइए हरामखोर, फजलदीन ने चीख कर कहा। सारे सिपाही दौड़ते हुए आगे बढ़े और उसे पैर से पकड़कर खींच लिया। नीचे गिरते ही सिपाही उस पर पिल पड़े। चंद ही मिनटों में उसकी अच्छी खासी दुर्गत बन चुकी थी। सिपाही जब उसे खींचते हुए मकान से बाहर लाए तो उसके कपड़े फट चुके थे और चेहरे पर नील नमूदार हो चुके थे। ये तमाशा देखने के लिए मोहल्ले वाले भी जमा हो गए थे। मकान की अच्छी तरह तलाशी लो, असलम मलिक ने सिपाहियों को हुक्म दिया। फजलदीन और कुछ सिपाही मकान के अंदर चले गए, जबकि असलम मलिक और बाकी सिपाही उस आदमी के गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। उस आदमी ने अब मुजाहिमत तर्क कर दी थी और ज़मीन पर लेटा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। असलम मलिक ने गौर से उस आदमी का जायज़ा लिया। ये तकरीबन 35 साल की उम्र का एक आम सी जिसामत का आदमी था, जिसके चेहरे के रुखसार और जबड़ों की हड्डियां उभरी हुई थी। शक्ल से ये कोई नशेबाज मालूम होता था। सर जी, लाश बरामद हो गई है, तशरीफ़ ले आएं, आपको और भी कुछ दिखाना है, फजलदीन ने बाहर आकर मुतवहिश लहजे में कहा। असलम मलिक उस आदमी को सिपाहियों की निगरानी में छोड़कर मकान के अंदर आ गया। फजलदीन असलम मलिक को लेकर एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही एक नागवार बदबू का झोंका असलम मलिक की नाक से टकराया। असलम मलिक ने नाक पर बेख्तियार हाथ रख लिया। कमरे में कोई बल्ब रोशन नहीं था और दिन के वक्त भी यहाँ नीम तारीकी सी थी। फजलदीन ने कमरे में दाखिल होते ही जेब से लाइटर निकालकर जला लिया। लाइटर की मलगजी रोशनी में यह कमरा अजीब हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। कमरे में एक तरफ 3-4 कनस्तर पड़े थे, जिनमें बेलचा, कुदाल और टोका कदरे नुमायां थे। फजलदीन असलम मलिक को साथ लिए कोने की तरफ बढ़ गया। यहाँ ज़मीन पर एक तकरीबन 6 फुट लंबा लकड़ी का तख्त पड़ा था, जिस पर एक कफनपोश लाश पड़ी थी। असलम मलिक को अंदाज़ा करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि यह वही लाश है जो गुज़िश्ता रोज़ कब्रिस्तान से निकाली गई थी। ठीक है, यहाँ की सारी चीज़ें बाहर निकाल लो ताकि साफ रोशनी में ठीक से जायज़ा लिया जा सके, असलम मलिक ने मतलाती हुई तबीयत पर काबू पाते हुए बड़ी मुश्किल से कहा और जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। अभी वो बाहर निकला ही था कि सहन की तरफ से एक सिपाही उपकाइयाँ लेता हुआ बाहर की तरफ भागा। असलम मलिक ने हैरत से उसे देखा। उसकी नज़रें सहन की तरफ गईं तो वहाँ दूसरा अहलकार हैरान परेशान खड़ा था। क्या हुआ जवान? असलम मलिक ने उसके करीब पहुँचते हुए सख्त लहजे में कहा। सिपाही ने मुंह से कुछ कहने की बजाय परेशानी के आलम में एक तरफ इशारा किया। असलम मलिक की नज़रें उस तरफ गई तो एक छोटा सा चूल्हा, पतीली और चंद बर्तन पड़े नजर आए। उसने करीब जाकर उन चीज़ों का जायज़ा लिया। पतीले में कोई सालन बना हुआ था और आसपास चंद प्लेटें भी पड़ी थी। असलम मलिक ने पतीली में झांका तो उसका दिमाग साएं साएं करने लगा। पतीली में एक इंसानी पैर साफ नजर आ रहा था। असलम मलिक को भी उबकाई आने लगी। वो जैसे तैसे खुद पर काबू पाकर तेजी से मकान से बाहर आ गया। कुछ देर की तफ्तीश के बाद सारी बात खुलकर सामने आ गई। ये सफाक और गलीज आदमी जिसे यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, कब्रिस्तान से मुर्दों की लाशें निकालकर उन्हें अपनी ग़िज़ा का ज़रिया बनाता था।
इस घिनौने काम में उसका एक भाई भी शरीक था, जिसे कुछ देर की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों मुजरिमान से पूछगछ के दौरान ये बात सामने आई कि दोनों भाई तकरीबन 10 साल से मुर्दा इंसानों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों गो के शादीशुदा थे, लेकिन दोनों की बीवियां उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो अपने सगे बच्चों को भी उनके मरने के बाद उनके मुख्तलिफ अज़ा पकाकर खा चुके हैं। नवाज के बेटे असगर की लाश भी उन्हीं ने निकाली थी। खाना तलाशी के दौरान कनस्तर से मुख्तलिफ लाशों के अज़ा और उन्हें काटने के आलात भी बरामद हुए थे। इस मोहल्ले में ये पिछले 5 साल से रह रहे थे। ये दोनों भाई मोहल्ले में किसी से बातचीत नहीं करते थे और ना ही किसी का इनके घर आना जाना था। तफ्तीश के दौरान फजलदीन समेत सारे सिपाही बेहद मुश्तइल थे और मुतालबा कर रहे थे कि इन्हें यहीं गोली मारकर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन असलम मलिक ने डांट डपट कर अमले को काबू में किया और चार्जशीट तैयार करके अफसरान बाला को भिजवा दी। अल्लाह ताला ने इंसान को एहसान तक़वीम पैदा किया है, लेकिन कुछ इंसान शैतान के इस तरह आलायकार बन जाते हैं कि शैतानियत भी शर्मिंदा नज़र आती है। अक्सर अंधेरी रातों में असगर की दिलदोज और कर्बनाक आवाज़ें अब तो मोहल्ले वाले भी सुनने लगे थे। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। कभी कभी तो बानो भी उस आवाज़ पर चौंक कर घर से बाहर निकल आती और चीख कर बोलती, असगर, असगर मेरे बच्चे। फिर मोहल्लेदार और नवाज उसे पकड़कर अंदर घर में ले जाते। आखिरकार अदालत ने दोनों मुजरिमों को फांसी की सज़ा सुना दी। सारे गांव और शहर वाले बहुत खुश थे कि इन मुजरिमों को इससे भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। दोनों मुजरिमों को फांसी के लिए मुकर्ररा वक्त तक उनको काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। सज़ा पाने के बाद जब तीसरी रात आई तो आधी रात के वक्त अचानक पूरी जेल उन दोनों मुजरिमों की चीख से गूंज उठी। दोनों की कर्बनाक और फलक शिगाफ चीखें कुर्बो जवार को दहला गईं। जेल का अमला काल कोठड़ी में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर दहल गया। उन दोनों की आंखें अपने अपने हलकों से बाहर को उबली पड़ी थी। ऐसा लगता था कि जुबान को गुद्दी से पकड़कर बाहर खींच दिया गया हो। हर एक की जुबान तकरीबन 8-8 इंच बाहर थी और दोनों की गर्दनें बुरी तरह उधड़ी हुई थी। हर शख्स हैरान और परेशान था कि मुकफ्फल कमरे में ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन अकल ये जानने से कासिर थी। इस वाक़ये की दूसरी रात मोहल्ले वालों ने, बानो और नवाज के घर वालों ने असगर की आवाज़ सुनी। वो कहकहा लगा रहा था और बोल रहा था, माँ मैंने मुजरिमों को मार दिया, माँ मैं बहुत खुश हूँ, माँ मैं जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद कभी असगर की आवाज़ उस मोहल्ले में सुनाई नहीं दी और फिर ना ही असगर कभी अपनी माँ के ख्वाब में नजर आया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।